हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट के 2-3 चैप्टर्स बचे हैं कि भारत के आंदोलन क्या-क्या हुए थे अंग्रेज़ों के टाइम पर, जो हमें स्वतंत्रता किस-किस तरीके से मिली थी, कौन-कौन लोग थे, भारत में नवजागरण की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, धार्मिक आंदोलन कौन-कौन से हुए थे, किस-किसने किस समाज की स्थापना करी थी। ये इस सब कुछ आज इस चैप्टर में करने वाले हैं, भारत में नवजागरण। इससे रिलेटेड भारत के ही 2-3 चैप्टर और हैं। अंग्रेज़ों को से किस तरीके से हमें स्वतंत्रता मिली थी, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, किस-किस के बीच में हुआ था। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत में नवजागरण, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अब जो सारी चीज़ें हुई थी, अंग्रेज़ों का जो राज था, उसका जो प्रभाव पड़ा था, वो भारतीय समाज पर हुआ था और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे, वो भी सारी इन चीज़ों से अलग थे। अब भारत का एक ऐसी चीज़ से मतलब अंग्रेज़ों से सामना होना एक इस तरीके का सामना होना था कि जो एक तो जिनका रंग भी सफ़ेद था, लेकिन पेट के बिल्कुल काले थे। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो अधिक ज़्यादा थे अच्छी तरीके से समझते थे। इस तरीके का उन्होंने आक्रमण किया था कि उन्होंने मतलब सारी चीज़ें ही एक तरीके से उन्होंने हमारी ख़त्म करके हमारे ऊपर राज करना चाहा था। उसके बाद इनका पोर्शन आता है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई बौद्धिक लहर चल गई थी, जिसमें नवीन चिंतन हो गया, तर्कवाद हो गया, अन्वेषण की भावना हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यूरोप की राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों को उसने प्रभावित किया था। जो यूरोपीय सभ्यता थी, वो भी आई थी। अब जैसे भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब और गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। मतलब भारत को वो पूरे विदेश के सामने इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत गरीब लोग हैं, इनका कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई जागरूकता नहीं है इनके अंदर, कोई इन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। ये मतलब ये सारी चीज़ें इस तरीके से पोर्ट्रे की रही थी भारत की इमेज उस समय पर। तो कुछ लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से होते हैं ना मैच्योर्ड थे, जिसमें कि राजा राम मोहन राय थे आपके, सर सैयद अहमद खां थे। वे पश्चिमी शिक्षा और विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इनका मानना था कि धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्वी हो गए या पश्चिम के जितने भी उत्तम विचार हैं, उन सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। इनका मानना था कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, हमें उसकी अच्छाई को लेना चाहिए और उसके अंदर हमें सुधार करना चाहिए। एक और वर्ग था, वो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। उन्हें ये लगता था कि जो हमारी परंपराएँ हैं प्राचीन, राष्ट्रवाद हो गई, हमें जो प्राचीन चीज़ें हैं हमारी एज़ इट इज़ ही रहनी चाहिए। मतलब यूरोप को भारतीय आध्यात्मवाद से कुछ सीखना है, जिसमें कौन-कौन से समाज आ गए आपके आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, देवबंद आंदोलन, ये कुछ इसमें फेमस थे। उसी के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य व्यवहार, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद इन सब से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने-अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। अब धर्म को क्या था तर्क से मापा जाने लगा था। मतलब धर्म में जितनी भी बुराइयाँ थी, विसंगतियाँ थी, उनको छोड़ा जाने लगा। कुरीतियों के प्रति लोग सामाजिक सोच में भी बदलाव आया, अंधविश्वास हो गए, कर्मकांड हो गए। मतलब धर्म में सुधार किया जाने लगा। अलग-अलग पक्षों के लोग थे, अलग-अलग तरीके से चीज़ें करना चाहते थे। अब इसमें बात आती है धार्मिक सुधार आंदोलन उस टाइम पर कौन-कौन हुए थे, धर्म से संबंधित। अब धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। भारतीय समाज ना केवल रूप में ही बदला था, लेकिन भारत में जितनी भी आधुनिकीकरण हो गया, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर आया था। सामाजिक जितनी भी बुराइयाँ थीं, वो सब खत्म हुई थी। मान्यताएँ पर आधारित चीज़ों में सुधार आया था। समाज सुधार संभव नहीं था धर्म को सुधारे बिना, इसलिए धर्म को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय समाज में जितने भी पक्ष थे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी भारतीय समाज में सती प्रथा हो गई, विधवाओं के पुनर्विवाह पर निषेध था, देवदासी प्रथा थी, धार्मिक मान्यताएँ थी। इन सब का एक तरीके से अंत हुआ और नई चीज़ें नव जागरण का उदय इसी को कहते हैं जो बुराइयाँ, कुरीतियाँ इन सबको खत्म किया जाता है और नए धर्म की एक तरीके से स्थापना करी जाती है, वही था नवजागरण।
अब ये जो इसमें इनके अलग-अलग लोगों के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत ही ब्लर हैं। मतलब क्लियरली मैं ज़ूम भी करूँगी तो भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, जैसे कि नवजागरण, अगर मैं आपको बताऊँ कि नवजागरण क्या था? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी जितनी भी परंपराएँ थी, मान्यताएँ थी, उन सब में जो परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया गया था, वही नवजागरण था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ और उन्हीं से रिलेटेड जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो-जो इनमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, वो भी मैं इन क्वेश्चंस के साथ-साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी, वो करी थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी और इसका जो उद्देश्य था वो था कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि आपका सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, अंधविश्वास हो गया, इन सब को समाप्त करना था। इनका उद्देश्य था कि जो हमारा ईश्वर है वो एक ही है, जाति-पाति इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा हो गई या अधिकारों का भी इन्होंने समर्थन किया था। धार्मिक सुधार या जितने भी तर्क संगत विचार थे उनको इन्होंने ठीक किया था। तो अगर हम राजा राम मोहन राय को मतलब भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, ठीक है? ये ब्रह्म समाज। उसके बाद आपका आता है कि जो लॉर्ड बेंटिक थे, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया था? तो उन्होंने 1829 ईस्वी में इस कानून को बनाया था और इसके अनुसार ये था कि किसी भी महिला को उसकी पति की मृत्यु होने के बाद जबरदस्ती या खुद उसकी इच्छा से भी सती होने की अनुमति नहीं है। और अगर वो इस तरीके के कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको कठोर दंड भी दिया जाएगा। ये क्या था? ये भारतीय समाज में सुधार की एक सुधार के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। राजा राम मोहन राय के प्रयास के साथ-साथ सामाजिक आंदोलन के दबाव से ही ये संभव भी हुआ था। ठीक है? और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था, इतनी बड़ी प्रथा को रोकना। ठीक है? उसके बाद दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था? अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो इन्होंने संस्कृति के साथ-साथ संस्कृत को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया था। इनका मानना था कि जो आपका वेदों का ज्ञान है, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही आपको मिल सकता है। उन्होंने संस्कृत भारतीय संस्कृति को, धर्म को मूल स्रोत माना था। मतलब इनका ये था कि जो हमारी प्राचीन परंपराएँ हैं, शुद्ध ज्ञान है, वो रहना चाहिए। तो संस्कृत को इन्होंने शिक्षा हो गया, धार्मिक सुधार का आधार भी बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब लेटना नहीं है, बैक टू द वेदास था कि वेदों की ओर लेट जाएँ हम लोग, वापस हमें वेदों की तरफ ही जाना चाहिए। तो इनका ये मानना था दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है? अंधविश्वास से मुक्ति मिलनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने भी करी थी। उसके बाद आपका आ जाता है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने किस समाज का गठन किया था? अगर हम ज्योतिराव फुले की बात करते हैं, तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी कब? 1873 में। पुणे महाराष्ट्र में। इनका उद्देश्य था कि समाज में जितनी भी जाति-पाति या छुआ-छूती उसका इन्होंने विरोध किया था। जितने भी शूद्र हो गए जिनको अछूत माना जाता है उनको शिक्षा और समान एक तरीके से समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जो अंधविश्वास है उनको छोड़ना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी थी। सत्यशोधक समाज का जो नारा था वो था आपका सत्य की खोज करो। सत्य की खोज करो। उसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था, वो आपका हुआ था 12 जनवरी 12 जन 1863 कोलकाता में। इनका जो मेन नाम था वो था नारायण दत्त। इन्होंने जो स्थापना करी थी वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इन्होंने भारतीय संस्कृति हो गई या वेदांत दर्शन जितना भी हो गया था उसको पूरे विश्व में उसका प्रचार किया था। एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में 1893 में। तो जो उन्होंने भाषण दिया था वो आज भी फेमस है।
उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास हो गए, सेवा, राष्ट्र निर्माण के लिए उन लोगों को प्रेरित किया था। महिला शिक्षा हो गई, महिला उत्थान हो गया या सामाजिक सुधार हो गया, इस चीज़ों पर जोर दिया था। इनका मानना था कि उठो, जागो और अपनी लक्ष्य की जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक नहीं रुकना है। इन्होंने ये कहा था कि इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत और युवा प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। इसको स्वामी विवेकानंद जी को। उसके बाद आता है कि सावित्री फुले कौन थी, इनके कार्यों पर हम प्रकाश डालिए। सावित्री फुले की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में ही हुआ था। ये पहली महिला शिक्षिका थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती थी। इनके जो पति थे वो थे ज्योतिबा राव फुले, दोनों ने मिलकर समाज सुधार के कार्यों के लिए काम किया है। महिला शिक्षा के लिए इनकी बहुत ज़्यादा पहल रही है। इन्होंने जितने भी दलित थे उनकी शिक्षा के लिए भी इन्होंने कदम उठाए थे। समाज सुधार की अगर हम बात करें तो बाल विवाह, जाति-पाति, छुआ-छूत, इन सब का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह और महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत संघर्ष किया था। और अगर हम इनके कार्यों की बात करते हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज, जो इनके पति के साथ मिलकर इस समाज के कार्यों में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी सावित्रीबाई फुले ने। नव जागरण से क्या तात्पर्य है? अगर हम नव जागरण की बात करते हैं, तो नव जागरण से हमारा मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि भारत में नए विचार हो गए, शिक्षा, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। मतलब उस टाइम पर ये ऐसा दौर था जब भारतीय समाज में जितने भी अंधविश्वास थे, जितनी भी कुरीतियाँ थी, उनको चुनौती दी जा रही थी और आधुनिकता की तरफ एक नया कदम उठाया जा रहा था उस टाइम पर। अब क्योंकि अंग्रेज़ों का आगमन भी हो गया था, पश्चिमी शिक्षा भी थी, विज्ञान का भी प्रसार था, स्त्री शिक्षा, समानता की माँग हो गई, जाति-पाति, छुआ-छूत और स्वतंत्रता आंदोलन की भी शुरुआत इस टाइम पर हो गई थी। अब उसी के साथ-साथ हम अगर बात करते हैं कि धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। अगर हम भारतीय आंदोलन की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं, वो आता है आपका ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। इनका उद्देश्य था कि ईश्वर एक ही है, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा का इन्होंने स्त्री शिक्षा के सपोर्ट में थे और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद आता है आपका प्रार्थना समाज, पहला हो गया आपका ब्रह्म समाज, दूसरा इसमें आपका आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो संस्थापक थे, वो थे आपके आर.जी. भंडाकर, जिन्होंने जाति-पाति के विरोध किया था और सामाजिक सुधार में इनका काफ़ी योगदान रहा है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है आर्य समाज। आर्य समाज के जो संस्थापक थे, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की और लोटो संस्कृत प्रसार अंधविश्वास का विरोध किया था। उसके बाद आते हैं हमारा रामकृष्ण मिशन। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी, वो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। इनका था सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिक चीज़। इसके बाद आपका आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो करी थी, वो ज्योतिबा फुले ने करी थी। इनका शूद्र हो गए, शिक्षा हो गई, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। देव समाज की स्थापना करी थी। 6 आपका आता है देव समाज। देव समाज की स्थापना करी थी आपका शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नैतिक जीवन और सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने कार्य करे थे। ये सारे आंदोलन और ये सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पर, धार्मिक आंदोलन है। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें इतना ही है। मैंने सोचा था कि इस चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर को कंबाइन कर दूँगी। लेकिन दोनों जो चैप्टर हैं वो अलग-अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किस समाज की स्थापना किसने करी थी, धार्मिक सुधार के, इसीलिए मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाया है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इतना क्लियर नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को आपका एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप सो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। छोटा-सा चैप्टर है, छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर आप एक बार कहीं पे भी नोट कर लेते हैं, आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। अगर फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट है, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।